सोचिए, सीमा पर एक सैनिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसके लबों पर कुछ शब्द हैं जो बाद में एक गीत बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा की किताब स्पर्श के इसी अमर गीत कर चले हम फिदा को समझने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। पता है, इन शब्दों के पीछे ना 1962 के बर्फीले पहाड़ों में लड़ी गई एक असली जंग की आवाज छुपी हुई है। एक ऐसी जंग जिसने हमारे देश का इतिहास बदल दिया। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं और इस गीत के हर एक शब्द की गहराई को समझते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये गीत और ये जंग आपस में कैसे जुड़े हैं। फिर हम एक सैनिक के दिल की आखिरी आवाज को सुनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो हम सब देशवासियों को क्या जिम्मेदारी सौंपता है। और हाँ, परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें भी समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि कवि का असल पैगाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। एक गीत, एक जंग। आखिर वो कौन सी कहानी थी जिसने महान शायर कैफी आजमी को ये शब्द लिखने पर मजबूर कर दिया? इस गीत को लिखा है महान शायर कैफी आजमी साहब ने। 1919 में आजमगढ़ में जन्मे कैफी साहब उन प्रगतिशील शायरों में से थे जो अपनी शायरी से समाज में बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने फिल्मों के लिए तो कई यादगार गीत लिखे, पर कर चले हम फिदा ये तो उनकी कलम से निकला एक अनमोल नगीना है। और हाँ, ये गीत सिर्फ एक कल्पना नहीं है। इसे 1964 में आई एक फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। और ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की सच्ची घटनाओं पर बनी थी। तो मतलब इन शब्दों की जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो अब चलिए सीधा चलते हैं उस बर्फीली सरहद पर, जहां एक सैनिक अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने देशवासियों से बात कर रहा है। सुनते हैं उसकी आखिरी आवाज। ये पंक्तियां सच कहूं तो इस पूरे गीत का दिल हैं। एक सैनिक जो अपनी जान दे रहा है, वो अपने साथियों से, हम सबसे कह रहा है कि देखो, हमने तो अपना तन और मन सब कुछ देश पर कुर्बान कर दिया। अब इस वतन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। कितनी कितनी शक्तिशाली बात है। सैनिक कह रहा है कि हमें इस बात का कोई दुख नहीं कि हमारे सर कट गए। हमें गम नहीं है, क्योंकि हमने अपने देश के गौरव, अपने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। ये बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल है। तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि यहाँ हिमालय का क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है? नहीं, यहाँ हिमालय भारत के मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। इसे जरूर याद रखिएगा। इन लाइनों को महसूस कीजिए जरा। सैनिक की सांसें रुक रही थीं, खून जम रहा था, ठंड के मारे नब्ज मतलब पल्स भी थम रही थी। लेकिन फिर भी उसने दुश्मन की तरफ बढ़ते अपने कदमों को नहीं रोका। ये उनके अटूट साहस को दिखाता है। अब यहां से ना कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। अब तक सैनिक अपनी बात कह रहा था, पर अब वो ये जिम्मेदारी देश के आम नागरिकों को, हम सबको सौंप रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। कवि यहां एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी जीने के, मौज मस्ती करने के मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का ये पवित्र मौका, ये रुतबा रोज रोज नहीं आती। ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान है। और यहां ये वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। कवि ने धरती की तुलना एक दुल्हन से की है। क्यों? क्योंकि जैसे दुल्हन लाल जोड़े में सजती है, वैसे ही युद्ध की भूमि सैनिकों के खून से लाल हो गई है। और अब हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य है कि इस दुल्हन रूपी धरती की रक्षा करें। ये एक सीधा सीधा आह्वान है, एक पुकार है। सैनिक हम सबसे कह रहे हैं कि तुम भी बलिदान देने के लिए तैयार रहो। अपने खून से जमीन पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो जिसे कोई रावण यानी कोई भी दुश्मन पार करने की हिम्मत तक ना कर सके। और आखिर में कवि सारी की सारी जिम्मेदारी देश के हर एक नागरिक पर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हें ही राम बनकर देश की सीमाओं की रक्षा करनी है और तुम्हें ही लक्ष्मण बनकर देश के सम्मान यानी सीता मां को हर बुरी नजर से बचाना है। चलिए, अब कविता की भावनाओं को तो हमने समझ लिया। अब जरा कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेंगी। ये है हमारी छोटी सी एग्जाम गाइड। इस कविता में ना कई मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे सर कटना, इसका मतलब है बलिदान होना। नब्ज जमना मतलब मौत के बहुत करीब होना। हाथ उठना यानी आक्रमण होना। और सर पर कफन बांधना, इसका मतलब है मौत के लिए हमेशा तैयार रहना।
इन मुहावरों के अर्थ समझ लेंगे तो उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस कविता का केंद्रीय भाव यानी कि सेंट्रल मैसेज क्या है, तो आप इन कुछ पॉइंट्स में समझा सकते हैं। देशभक्ति और बलिदान की भावना, सैनिक का अपने कर्तव्य पर गर्व, जिम्मेदारी का हस्तांतरण जो सैनिकों से हम नागरिकों तक होता है, और हर कीमत पर देश के सम्मान की रक्षा का आह्वान। तो अब हम इस चर्चा के लगभग अंत में पहुंच चुके हैं। चलिए एक बार फिर से कवि के अंतिम संदेश पर एक नज़र डालते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, एक विरासत है जो हमें हमारे सैनिकों से मिली है। कवि हमें याद दिला रहे हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों का ही काम नहीं, बल्कि हम में से हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और ये पूरी कविता, ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सैनिक तो अपना काम कर गए, अपना फर्ज निभा गए, पर अब एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।